नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक संविदा का निष्पादन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, हायर जुडिशल सर्विस सहित तमाम जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संविदा निष्पादन क्या है? हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वैध संविदा संबंधित पक्षकारों पर वैधानिक दायित्व डालती है और यह दायित्व उस समय तक चलता रहता है जब तक इस संविदा का वास्तविक पालन न कर दिया जाए या वह संविदा समाप्त न हो जाए। संविदा को समाप्त करने के अनेक तरीकों में से एक तरीका उसका निष्पादन करना है तथा दायित्वों की समाप्ति का यह स्वाभाविक, वांछित और सामान्य तरीका है। निष्पादन शब्द से आशय है कि संविदा के पक्षकारों ने संविदा से उत्पन्न अपने अपने दायित्वों का पालन कर दिया है। अधिनियम में संविदा के निष्पादन से संबंधित निम्न प्रावधान किए गए हैं। संविदा के पक्षकारों का दायित्व धारा 37 और 38। अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा होना चाहिए? धारा 40 से 45। निष्पादन के लिए समय और स्थान धारा 46 से 50। पारस्परिक वचनों का निष्पादन धारा 51 से लेकर 58 और भुगतानों का नियोजन धारा 59 से लेकर 61। संविदा के पक्षकारों का उत्तरदायित्व धारा 37। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 37 के अनुसार संविदा के प्रत्येक पक्षकार को अपने अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए या पालन करने का प्रस्ताव करना चाहिए। यदि संविदा का कोई पक्षकार अपने दायित्वों का पालन कर लेता है तो वह संविदा द्वारा पैदा हुए अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है और दूसरा पक्षकार यदि अपने दायित्व का पालन करने में असफल रहता है तो वे संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दोषी माना जाता है और प्रथम पक्षकार को उसके विरुद्ध उपचार प्राप्त हो जाता है। यदि निष्पादन से पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो निष्पादन का भार उसके वैध प्रतिनिधियों पर होगा यदि संविदा में इसके विपरीत तय न किया गया हो। निष्पादन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करने का प्रभाव धारा 38 के अनुसार यदि संविदा का एक पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा करने को तैयार हो तथा दूसरा पक्षकार उसे ऐसा करने से रोकता है तो पहला पक्षकार उत्तरदायी नहीं होगा। संविदा का निष्पादन किसके द्वारा होना चाहिए? अधिनियम की धारा 40 में प्रावधान किया गया है कि संविदा का पालन सामान्यतः वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए यदि पक्षकारों का ऐसा आशय रहा हो। कुछ परिस्थितियों में वचनदाता द्वारा संविदा पालन के लिए किसी एजेंट को नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन पर्सनल स्किल्स पर आधारित संविदाओं का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा ही किया जाना चाहिए। जैसे सुरेश एक नियमित समय तक निश्चित प्रतिफल के बदले क्लब में गाना गाने का वचन देता है। यदि कार्यक्रम पूर्ण होने से पहले ही सुरेश की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसके प्रतिनिधियों को निष्पादन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्रय विक्रय जैसी संविदा का पालन वचनदाता द्वारा उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें संविदा का पालन वचनदाता के व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर नहीं होता है। वचनदाता के द्वारा संविदा का निष्पादन जहां संविदा के पक्षकारों के बीच ये करार हुआ हो कि संविदा का निष्पादन स्वयं वचनदाता के द्वारा किया जाएगा या जहां संविदा का निष्पादन वचनदाता के व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर हो तो ऐसी संविदा का निष्पादन स्वयं वचनदाता के द्वारा किया जाएगा। ऐसी संविदा वचनदाता की मृत्यु पर भंग अथवा विघटित हो जाती हैं क्योंकि व्यक्तिगत कौशल व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। अभिकर्ता के द्वारा संविदा का निष्पादन यदि संविदा का निष्पादन व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर नहीं है तो ऐसी संविदा का निष्पादन वचनदाता के अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है। सामान्यतः संपत्ति के क्रय विक्रय की संविदाएं ऐसी होती हैं। वैध प्रतिनिधियों द्वारा संविदा का निष्पादन जब वचनदाता की मृत्यु संविदा निष्पादन से पूर्व हो जाती है और उसका पालन व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर नहीं है तो ऐसी संविदा का निष्पादन मृतक के वैध प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है, किंतु केवल उस सीमा तक जितना कि वैध प्रतिनिधियों ने मृतक की संपत्ति से हित प्राप्त किया हो। तृतीय पक्षकार द्वारा संविदा का निष्पादन यदि कोई वचन ग्रहीता वचनदाता के वचन का निष्पादन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किया जाना स्वीकार कर लेता है तो वह पुनः वचनदाता को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। संयुक्त वचनों का निष्पादन धारा 42 यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई संयुक्त वचन दिया है तो वे सभी वचनदाता अपने जीवन काल में संयुक्त रूप से उस वचन को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। यदि उनमें से किसी वचनदाता की मृत्यु हो जाती है तो उनके प्रतिनिधियों को वचन पूरा करना होगा। संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को भी निष्पादन के लिए बाध्य किया जा सकता है। धारा 43 के अनुसार जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से कोई वचन दिया हो तो वचन ग्रहीता द्वारा उनमें से किसी से भी संविदा का निष्पादन करवाया जा सकता है। यदि संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को संपूर्ण वचन को निष्पादन करने के लिए विवश होना पड़ा है
तो वे अन्य सह वचनदाताओं से सामान्य अंशदान की मांग कर सकता है। संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक के दिवालिया हो जाने पर शेष वचनदाता को उसके हिस्से की भरपाई करनी होगी। संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को भारमुक्त करने का प्रभाव, धारा 44। जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से कोई वचन दिया हो और वचन ग्रहीता द्वारा उनमें से किसी एक को दायित्व से मुक्त कर दिया गया हो तो शेष वचनदाताओं के द्वारा वचन का निष्पादन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 46 के अनुसार जहां संविदा में वचनदाता को अपना वचन वचन ग्रहीता के निर्देश के बिना ही पूरा करना है तथा वचन के निष्पादन के लिए कोई समय निश्चित नहीं है तो वचन का निष्पादन उचित समय में होना चाहिए। इस संबंध में बंगाल कोल कंपनी बनाम वाडिया एंड कंपनी का वाद महत्वपूर्ण है। इस मामले में इन दो कंपनियों ने करार के माध्यम से तय किया कि वाडिया एंड कंपनी को जब भी कोयले की जरूरत होगी वे बंगाल कोल कंपनी को नोटिस देकर सूचित करेगी। एक बार वाडिया एंड कंपनी को बड़ी मात्रा में कोयले की जरूरत हुई जिसके लिए उसने 40 दिन का नोटिस दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोयले की मांग बहुत बड़ी थी जिसके लिए 40 दिन का समय उचित नहीं कहा जा सकता। अधिनियम की धारा 47 के अनुसार यदि वचन के निष्पादन का दिन निश्चित है और वचनदाता को अपना वचन बिना किसी प्रस्ताव के ही निष्पादित करना है तो वचनदाता को वचन का निष्पादन उस निश्चित तिथि में सामान्य व्यापारिक समय में किया जाना चाहिए। धारा 48 कहती है कि यदि वचन का निष्पादन किसी निश्चित दिन किया जाना है और ऐसा वचनदाता को वचन ग्रहीता के आवेदन पर करना है तो वचन ग्रहीता का कर्तव्य है कि वचनदाता से उचित स्थान पर व्यावसायिक समय के दौरान आवेदन करे। धारा 49 के अनुसार यदि वचन के लिए आवेदन न किया जाना हो और निष्पादन के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है तो वचनदाता का ये कर्तव्य है कि वह वचन ग्रहीता से कोई उचित स्थान निर्धारित करने के लिए आवेदन करे और उसी स्थान पर अपने वचन का निष्पादन करे। धारा 50 कहती है कि वचनदाता द्वारा वचन का निष्पादन किसी भी ऐसी विधि से या किसी भी ऐसे समय किया जा सकता है जिसके लिए वचनदाता आवेदन करे या अनुमति दे। अब हम पारस्परिक वचनों का निष्पादन धारा 51 से लेकर 58 के विषय में जानेंगे जहां पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक ही समय किया जाता है। धारा 51 के अनुसार जब संविदा ऐसे पारस्परिक वचनों के संबंध में है जिन्हें एक ही साथ पूरा करना है तो प्रस्तावक को अपने वचन को उस समय तक पूरा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता अपने पारस्परिक वचन को पूरा करने के लिए तैयार या इच्छुक न हो। पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम, धारा 52 के अनुसार यदि संविदा में पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम निश्चित है तो वचनों का निष्पादन उसी क्रम में होना चाहिए तथा यदि यह क्रम संविदा में निश्चित नहीं किया गया है तो वे उस क्रम में निष्पादित किए जाएंगे जो उस व्यवहार की प्रकृति के लिए उचित और जरूरी हों। जब संविदा का एक पक्षकार संविदा के निष्पादन में रुकावट डालता है, धारा 53 के अनुसार जब कोई संविदा पारस्परिक वचनों के संबंध में है और संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन को पूरा करने से रोकता है तो इस प्रकार रोके जाने वाले पक्षकार की इच्छा पर संविदा शून्य करनी होगी और संविदा के पूरा न होने के फलस्वरूप जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति वे दूसरे पक्षकार से पाने का हकदार होगा। जो वचन पहले निष्पादित होना चाहिए उसके निष्पादन न होने का प्रभाव, धारा 54 के अनुसार यदि संविदा के शर्तों के अनुसार एक पक्षकार को अपने वचन का निष्पादन पहले करना है एवं निष्पादन के पश्चात ही दूसरा पक्षकार निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी स्थिति में यदि पहले वचन निष्पादित करने वाला पक्षकार असफल रहता है तो वह दूसरे पक्षकार को निष्पादन के लिए बाध्य नहीं कर सकता अपितु स्वयं ही उसे दूसरे पक्षकार की हानियों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। असंभव कार्यों के संबंध में पारस्परिक वचन, धारा 56 के अनुसार यदि संविदा से संबंधित वचनों का निष्पादन असंभव हो जाए तो संविदा से संबंधित पक्षकार अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। असंभवता दो दशाओं में हो सकता है। पहला, किसी ऐसे कार्य को करने का करार जिसका किया जाना आरंभ से ही असंभव हो शून्य होता है और ऐसा कोई करार शून्य करार कहलाता है। उदाहरण के लिए आ बा के साथ जादू द्वारा किसी खजाने का पता लगाने का करार करता है, यह एक शून्य करार है। दूसरा, किसी ऐसे कार्य को करने का अनुबंध जिसका किया जाना संविदा हो जाने के बाद असंभव हो जाता है अथवा किसी ऐसी घटना के कारण जो वचनदाता द्वारा रोका नहीं जा सकता था अवैधानिक हो जाता है, उस समय शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए आप बा के साथ एक दूसरे से शादी करने की संविदा करते हैं, शादी से पहले ही आ पागल हो जाता है, यहाँ संविदा शून्य होगी। धारा 57 के अनुसार जब पक्षकार ऐसे पारस्परिक वचन देते हैं जिसमें कुछ वैधानिक कार्य करने का वचन हो तथा किसी विशिष्ट परिस्थिति में कुछ अवैधानिक कार्य करने का वचन हो तब वचनों का पहला समूह एक वैध संविदा होगा तथा दूसरा भाग शून्य करार कहलाएगा।
वैकल्पिक वचन जिसमें एक भाग अवैधानिक हो। धारा 58 के अनुसार वैकल्पिक वचनों की स्थिति में यदि एक विकल्प वैधानिक हो तथा दूसरा विकल्प अवैधानिक हो तो केवल वैधानिक विकल्प ही विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है। अब हम जानेंगे भुगतानों का नियोजन। व्यावसायिक लेन देनों में जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर केवल एक ही ऋण हो। एक ही व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कई ऋण हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब एक भुगतान करता है तो सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्रश्न पैदा होता है कि वह भुगतान किस ऋण के संबंध में माना जाए। धारा 59 के अनुसार जब किसी ऋणी द्वारा ऋणदाता को अलग अलग कई ऋण देने हैं और ऋणी द्वारा स्पष्ट सूचना द्वारा किसी एक ऋण का भुगतान करता है, तो ऋणदाता को चाहिए कि धन को स्वीकार कर लेने पर उस विशेष ऋण के संबंध में ही धन का नियोजन करे। धारा 60 के अनुसार जब ऋणी भुगतान करते समय कोई स्पष्ट सूचना नहीं देता है तथा परिस्थितियों से भी ये ज्ञात नहीं होता है कि भुगतान किस ऋण के संबंध में किया गया है, तब ऋणदाता अपनी इच्छा से उस भुगतान को किसी भी वैध ऋण के संबंध में मान सकता है, भले ही वह ऋण टाइम बाउंड क्यों न हो। धारा 61 कहती है कि जब ऋणदाता अथवा ऋणी दोनों में से कोई भी ऋण नियोजन के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं, तो ऋण के भुगतान का प्रयोग ऋणों के समय क्रम के आधार पर किया जाएगा। चाहे वह ऋण टाइम बाउंड क्यों न हो, वह बिना किसी स्पष्ट आदेश के धन बेचता है, तो ऐसी दशा में ऋणदाता को भुगतान का नियोजन सब ऋणों में से उस तिथि पर देय ऋणों के अनुपात में करना चाहिए।